सरकार में मंत्री रहे हैं, उनको यहां से चुनाव लड़ाया जा रहा है। कोरबा से कौन सांसद है वर्तमान में? ज्योत्सना महंत, जो कि चरणदास महंत की पत्नी है, जो सरकार में स्पीकर थे और अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं। उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत को दोबारा पार्टी ने टिकट दिया है। दुर्ग से कौन चुनाव लड़ेगा? दुर्ग से राजेंद्र साहू चुनाव लड़ रहे हैं। राजेंद्र साहू को टिकट दिया गया है। रायपुर से कौन चुनाव लड़ेगा? रायपुर से विकास उपाध्याय, जो पहले रायपुर से विधायक थे, अभी चुनाव हुए 2023 के, उसमें वो चुनाव हार गए और विकास उपाध्याय को पार्टी ने फिर से टिकट दे दिया है। विकास उपाध्याय रायपुर से ब्रजमोहन अग्रवाल के खिलाफ उनके सामने खड़े होंगे। महासमुंद से कौन चुनाव लड़ रहा है? महासमुंद से ताम्रध्वज साहू, जो कि गृह मंत्री थे कांग्रेस की सरकार में, वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। बीजापुर से कौन चुनाव लड़ रहा है? बीजापुर से HR अलगर राजू को टिकट दिया गया है, लेकिन ये कर्नाटक के हैं। तो कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं, भूपेश बघेल भी राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टिकट मिला है, वो राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। राजनांदगांव, जो कि पहले रमन सिंह की सीट मानी जाती थी, रमन सिंह का जिला है, वहां पर उनके बेटे अभिषेक चुनाव लड़े। अभी वहां से बीजेपी से संतोष पांडे, बीजेपी के वो यहां से उम्मीदवार हैं, वो यहां से चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के नामों की लिस्ट आप देख रहे हैं, रायपुर से विकास उपाध्याय को टिकट दिया गया है, राजनांदगांव से भूपेश बघेल को टिकट दिया गया है। इसके साथ साथ शिव कुमार डहरिया जांजगीर चांपा से, उनको टिकट दिया गया है, मंत्री रहे हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री रहे हैं। और कोरबा से ज्योत्सना महंत को चुनाव लड़वाया गया है। लेकिन अब आप कहेंगे कि राजनांदगांव से भूपेश बघेल चुनाव लड़ने क्यों जा रहे हैं, दुर्ग से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्योंकि दुर्ग जिले में पाटन उनकी विधानसभा है, पाटन से भूपेश बघेल विधायक रहे हैं, लेकिन राजनांदगांव से क्यों जा रहे हैं? समीकरण है, समझिए आप, ये जातीय समीकरण है। संतोष पांडे के लिए खतरा हो सकते हैं भूपेश बघेल, वहां से भूपेश बघेल के अति करीबी व्यक्ति विधानसभा चुनाव जीत कर आए हैं और संतोष पांडे का विरोध है। संतोष पांडे जो कि ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, वहां पर बघेल समुदाय ज्यादा है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी उपस्थिति हो सकती है। रायपुर से विकास उपाध्याय चुनाव लड़ रहे हैं, जाना माना चेहरा है, किसका? ब्रजमोहन अग्रवाल का, जो कि वर्तमान में मंत्री भी हैं, उनको टिकट दिया गया है। लेकिन अगर चुनाव लड़ रहे हैं विकास उपाध्याय, तो ये टक्कर भी कड़ी हो सकती है, ये मान लीजिए, क्योंकि वहां पर जो स्थिति है रायपुर की, वो तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, लेकिन ये कांटे की टक्कर रायपुर से विकास उपाध्याय और ब्रजमोहन अग्रवाल के बीच होगी, ये भी आप तय मान लीजिए। कुल मिलाकर महासमुंद पहुंच गए हैं ताम्रध्वज साहू भी दुर्ग के रहने वाले हैं, दुर्ग उनकी विधानसभा है, यहां से वो चुन के आते हैं। चुनाव हार के बात अलग है, लेकिन अब वो महासमुंद पहुंचेंगे और महासमुंद से चुनाव लड़ेंगे। एक अलग उपस्थिति, जातीय समीकरणों के आधार पर ये टिकट देने की कोशिश की गई है। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद होंगे, हम उनके पास चलेंगे। एक बार पूछूंगा कि क्या हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं रायपुर से? अभी नहीं मिल पाए हैं। आपको बता दूं, ये नामों की घोषणा आप देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। इसके अलावा जो और भी नामों की घोषणा की गई है, वो केरला के, कर्नाटक के भी कई लोगों की घोषणा की गई है। 7 से लेकर 10 जो सूची है, उसमें कर्नाटक की 7-8 सीटों की घोषणा की गई है। इसके साथ साथ केरला की घोषणा की गई है। वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं। इसके बाद जो आज सीटों की घोषणा होने वाली है, उसमें मेघालय के नाम है, उसमें सिक्किम है, सिक्किम की 8 सीट है, तेलंगाना की 4 सीट है, त्रिपुरा की 1 सीट है और कर्नाटका की भी 2 सीट है, तेलंगाना की भी सीट है। जो होल्ड सीट की गई है वो मैं आपको बता दूं, कर्नाटक की उडुपी सीट होल्ड की गई है, कर्नाटक की चित्रदुर्गा सीट जो कि SC है वो होल्ड की गई है, और तेलंगाना की जो सीटें निकाली गई थी ये सीट फिलहाल होल्ड की गई है। सो सूची में ये भी बताया गया। तो कुल मिलाकर इन नामों की घोषणा कर दी गई है। कांटे की टक्कर रायपुर में ब्रजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय के बीच, कांटे की टक्कर जांजगीर चांपा से शिव कुमार डेरिया की होगी बीजेपी के उम्मीदवार से। इसके साथ साथ एक और कांटे की टक्कर जो होने वाली है वो कोरबा से होने वाली है। श्रीमती ज्योत्सना महंत जो कि चरणदास महंत की पत्नी हैं,
उनकी टक्कर। आपको पता होगा भारतीय जनता पार्टी का जाना माना चेहरा जो कि बीजेपी में सरोज पांडे, जो कि लंबे समय से राज्यसभा की सांसद रही हैं, उन्हें पार्टी ने लोकसभा में उतारा है, कोरबा से उतारा है। कोरबा से उपस्थिति, कांटे की टक्कर यहां पर है और कांटे की टक्कर में कौन जीत कर आएगा, इंतजार करना होगा। अब दुर्ग से कौन है? राजेंद्र साहू, जो कि ताम्रध्वज साहू के रिश्तेदार बताए जाते हैं। रायपुर से विकास उपाध्याय, महासमुंद से ताम्रध्वज साहू को टिकट मिला है। जी दीपक विश्वकर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उन्हीं के पास चलेंगे। दीपक, 6 नामों की घोषणा कर दी गई है। हालांकि यह लिस्ट सोशल मीडिया पर वेणुगोपाल के पहले ही लगातार घूम रही थी और वही नाम निकल कर आए हैं चारों। किस सीट पर क्या टक्कर हो सकती है, या ये कहें कि किस सीट पर यह मान लिया जाए कि यह व्यक्ति जीता हुआ है? देखिए, कांग्रेस के लिहाज से समझेंगे तो जिस तरीके का दम्भ भरा जा रहा है और ये कहा जा रहा है, क्योंकि दीपक बैज कुछ दिन पहले चुनौती दे चुके हैं कि इस बार वो स्थिति छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलेगी जिसको लेकर मोदी डंका पीट रहे हैं। इसके इतर यदि समझा जाए, इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो गया है, जो पहली बैठक सचिन पायलट के साथ हुई थी, उस बैठक में चर्चाएं ये थी कि कांग्रेस के नेताओं ने अपने नाम उड़वा दिए और नाम उड़वाने के बाद सचिन पायलट को आखिर ये कहना पड़ा कि जब ये लोग विधानसभा के सदस्य हैं तो कैसे चुनाव लड़वा दिया जाए, क्यों चुनाव लड़वा दिया जाए, इस तरह की कोई स्थिति नहीं है, नए लोगों को मौका दिया जाएगा, ये बयान था सचिन पायलट का। लेकिन जिस तरीके से राजनांदगांव से चर्चा ये की जा रही थी कि यदि डॉक्टर रमन सिंह को लोकसभा भेजा जाता है या उनको चुनाव लड़ाया जाता है तो शायद भूपेश बघेल वहां से चुनाव लड़ लेंगे। अब आप देखिए, जो गढ़ है वो रमन सिंह का है, लेकिन वहां से भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जबकि पाटन जो है वो दुर्ग लोकसभा में आता है, वहां से भूपेश बघेल चुनाव नहीं लड़ रहे, भूपेश बघेल को चुनाव लड़वाया जा रहा है राजनांदगांव से। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुर्ग से ताम्रध्वज साहू भी चुनाव नहीं लड़ रहे, उनको भेजा गया महासमुंद। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिव कुमार डहरिया, जहां से विधानसभा चुनाव लड़ते थे, वो था आरंग, जो रायपुर लोकसभा में था, वो वहां से चुनाव नहीं लड़ रहे, वो पहुंच गए हैं जांजगीर चांपा। हालांकि जांजगीर चांपा का इस पूरे विधानसभा चुनाव में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। उस लोकसभा में 8 विधानसभा की सीटें आती हैं और 8 की 8 सीटें कांग्रेस की झोली में गई है। तीसरा जो नाम है, कांग्रेस ने उनको रिपीट किया है, वो नाम है ज्योत्सना महंत का, जो कोरबा से सांसद दोबारा टिकट मिला है। एक और नाम है जिस नाम की चर्चा थी और जो अपने लिए फील्डिंग भी कर रहे थे, वो नाम है विकास उपाध्याय का, जिनको रायपुर लोकसभा से मौका दिया गया। अब समझना ये होगा कि जिस टक्कर का जिक्र अभी आप कर रहे थे, उस टक्कर का अगर रायपुर से शुरू की जाए तो बृजमोहन अग्रवाल को जिस दिन टिकट मिला उस दिन ये कह दिया गया कि कांग्रेस खुद चाहेगी कि बृजमोहन अग्रवाल चुनाव लड़के जीत जाएं, कांग्रेस खुद चाहेगी कि किसी तरीके से दिल्ली पहुंच जाएं। और तो और भारतीय जनता पार्टी के वे नेता जो रायपुर दक्षिण से चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ लें, हमको मौका मिल जाए, हमको टिकट मिल जाए, ऐसा कुछ हो, वो लोग भी अब मेहनत करेंगे कि बृजमोहन अग्रवाल दिल्ली जीत जाए। तो यहां पर विकास उपाध्याय के लिए फाइट उतनी आसान नहीं होगी, फाइट उनके लिए टफ होगी। दूसरा जो सबसे बड़ा नाम है वो है भूपेश बघेल का। भूपेश बघेल मौजूदा दौर में विधानसभा के सदस्य हैं, विधानसभा पाटन से चुनाव जीत के गए। अब राजनांदगांव में संतोष पांडे को दोबारा मौका मिला है। अब संतोष पांडे का जीतना ये कितना लाभदायक उनके लिए होगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके का जिक्र आप कुछ दिन पहले कर रहे थे कि जिस तरीके से डॉक्टर रमन सिंह और संतोष पांडे के बीच में बन नहीं रही है, चल नहीं रही है, तो क्या उसका लाभ भूपेश बघेल को मिलेगा, एक ये बड़ा सवाल है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुर्ग छोड़ के जाना राजनांदगांव, उसका कितना लाभ मिलेगा, ये भी एक सवाल है, क्योंकि जो आपका विधानसभा क्षेत्र है उसके संसदीय क्षेत्र से तो आपको टिकट नहीं दिया गया। क्योंकि आप छत्तीसगढ़ के सुदूर जंगलों में इस वक्त मौजूद हैं और वहां की वादियों को समझ रहे हैं। एक चीज मैं ये आपसे समझना चाहता हूं कि दुर्ग से ताम्रध्वज साहू भी आते हैं, दुर्ग से भूपेश बघेल भी आते हैं पाटन की विधानसभा सीट से, और दोनों ही बड़े नेताओं को वहां से दूर कर दिया गया है। अलग अलग ऐसी सीट पर चुनाव लड़ाया गया जहां से कभी ना उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा है, ना उन्होंने कभी विधानसभा चुनाव है। तो ये राजनांदगांव और महासमुंद की आखिर ये स्टडी क्या है, ये समीकरण क्या है, ये प्रयोग क्या है? देखिए, इन सब चीजों को यदि समझा जाए तो इंटरनल चीजें फिट नहीं बैठ रही थी, क्योंकि मुझे ज्ञात है कुछ दिन पहले विधानसभा सत्र के दौरान ताम्रध्वज साहू से मेरी मुलाकात हुई, उनसे जो अनौपचारिक चर्चा हुई, अनौपचारिक चर्चा का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, उनसे जिस लहजे में बात की जाती है कि भैया क्या आप भी चाह रहे हैं चुनाव लड़ना, तो उन्होंने एक लाइन में नकार दिया कि कौन ऐसी गलती करेगा, ये उनके शब्द हैं। और अब यदि उनको महासमुंद से मौका मिला है तो आप ये समझिए कि दुर्ग से
शायद वो खुद नहीं चाह रहे थे, क्योंकि यदि किरकिरी होती है, यदि सीट हाथ से जाती है, तो ये कहते हुए बनेगा कि देखिए मेरा जो क्षेत्र था वहां से तो मौका नहीं मिला, दूसरी जगह से मिला था, प्रयास किया गया, लेकिन मैं विजय पताका नहीं फहरा पाया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको ज्ञात होगा राजनांदगांव की जो सीट थी, भूपेश बघेल के करीबी गिरीश देवांगन विधानसभा का चुनाव लड़े थे डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ। हालांकि जीत नहीं मिली, राहुल गांधी की सभा कराई गई, कोशिश ये की जा रही थी कि हार हो लेकिन इतनी बेकार ना हो जिसके लिए मुंह ना दिखाना पड़े, लेकिन वही हुआ, हार हुई और करारी हार हुई। अब यदि भूपेश बघेल को वहां भेजा गया है तो भूपेश बघेल की इस आग की लड़ाई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मौजूदा दौर में बेशक डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष हो गए, लेकिन इन दोनों के बीच में जो मौजूदा स्थिति है, आज भी दोनों एक दूसरे को आंख मिला के नहीं देखते हैं, उस तरीके से बात नहीं करते। आसंदी को यदि छोड़ दें, ग्राउंड पे बात नहीं होती है, तो क्या डॉक्टर रमन सिंह को पर्सनल इस सीट के लिए मेहनत करनी पड़ेगी संतोष पांडे के लिए? ये भी एक बड़ा सवाल है। और एक और नाम है जो नाम खुद प्रयास कर रहा था और उसको मौका भी मिल गया, जांजगीर चांपा से शिव कुमार डहरिया प्रयास कर रहे थे और उनको मौका भी मिला, उनको टिकट भी मिल गया। अब ये समझना होगा कि इस तरह का प्रयास किया क्यों गया, क्योंकि मैं समझा देता हूं आपको। जांजगीर चांपा ऐसी सीट है, सुरक्षित सीट है, यहाँ पर जो दलित समाज है उनका वोट बैंक वही बहुत ज्यादा है, और ये तब से प्रभावशाली है जब से काशीराम यहाँ से लोकसभा के सांसद भी चुनकर आए हैं। तो एक वो समीकरण है, दलित वोटों का समीकरण है। चूंकि अगर बसपा नहीं है, बसपा धीरे धीरे कमजोर हो रही है, बसपा नहीं है तो दलित वोट कांग्रेस में शिफ्ट हुआ है, और वहां से इसलिए कांग्रेस को ज्यादा सफलता भी मिली है। ज्यादातर विधानसभा चुनाव कांग्रेस वहां जीत कर भी आई है। इस बात का फायदा, और कांग्रेस में अगर दलित चेहरे के तौर पर अगर बड़ा चेहरा देखा जाए तो निश्चित तौर पर वो शिव कुमार डेहरिया का है। तो यहां शिव कुमार डेहरिया टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक और चेहरा है कांग्रेस का, जो कि बतौर प्रदेश अध्यक्ष बस्तर से सांसद भी है। आखिर उनका नाम निकल कर क्यों नहीं आया है, उनका नाम क्यों होल्ड हो गया है? मैं बात कर रहा हूं, आप भी समझ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष की। उनका क्या हुआ? दीपक बैज। देखिए दीपक बैज को आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक को तो रिपीट कर दिया गया जो है कोरबा की सीट। दीपक बैज के नाम पे चर्चा ये है, कुछ दिन पहले, आज से 3 या 4 दिन पहले, कवासी लखमा जो सुकमा से विधायक हैं, वो अपने बेटे हरीश कवासी लखमा के लिए प्रयास कर रहे थे कि बस्तर की जो सीट है, उस बस्तर की सीट से उसको मौका मिल जाए। बहुत मिन्नतें की गई हैं, बहुत समझाइश दी गई है और बहुत समझाया गया अपने आधार पर कि भाई साहब, जो व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए चुनाव नहीं जीत पाया, तो एक बार, क्योंकि उनके बेटे मौजूदा दौर में जो हरीश कवासी हैं, कवासी लखमा के बेटे, वो जनपद अध्यक्ष हैं, तो उनका प्रयास ये है कि इस बहती गंगा में जब कांग्रेस से कोई टिकट नहीं लेना चाह रहा या कोई चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा, तो क्या पता मेरे बेटे को मौका मिल जाए। तो प्रयास ये किया जा रहा है कि उनके बेटे को टिकट मिल जाए। उसके लिए हालांकि कवासी लखमा अभी कल तक दिल्ली में डटे हुए थे अपने बेटे को लेकर। अब उनका प्रयास ये है कि दीपक बैज वाली जो सीट है उनको मिल जाए। कयास ये लगाए जा रहे हैं, इस वजह से उस सीट पर अभी भी मंथन जारी है। और देखिए यही विडंबना है कांग्रेस की, जो आपका प्रदेश अध्यक्ष है, जो आपका मौजूदा सांसद है, आप इन 6 सीटों में यदि एक पुराने सांसद, जो मौजूदा सांसद है कोरबा का, यदि आप उसका नाम डिक्लेयर कर रहे हैं तो आपको ये नाम भी डिक्लेयर करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये मान लिया कि इस सीट पर भी बड़ी कश्मकश है। जगजीत इस वक्त रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगजीत, आप जिस जगह पर खड़े हुए हैं, जिस जमीन पर खड़े हुए हैं, वो रायपुर लोकसभा की सीट है। रायपुर लोकसभा की सीट में जो चेहरे निकल कर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल का नाम है। लेकिन अगर जो विकास उपाध्याय के तौर पर देखा जाए, युवा हैं और भले ही कांग्रेस में हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी धर्म विरोधी संकेत नहीं दिया। वो खुद कांवड़ यात्रा निकालते हैं, वो खुद धर्म को लेकर कई सारी यात्रा निकालते हैं। ऐसी स्थिति में क्या फाइट है या चुनाव एक तरफा है? जी बिल्कुल, फाइट कहा जाए तो फाइट है भी और नहीं भी है। चूंकि जो उनके सामने है, विकास उपाध्याय के सामने जो है, जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, वो अब उनका कद को देख करके समझ सकते हैं। 8 बार के ये विधायक रह चुके हैं, वर्तमान में मंत्री हैं, और इनका कद छत्तीसगढ़ के ये भीष्म पितामह कहे जाते हैं मनोज जी। और जिस प्रकार से इनके कद के सामने अगर विकास उपाध्याय की कद की बात करें तो काफी बौना लगता है।
और लिहाजा चूंकि अब ये चुनावी समर है, अब लोकसभा चुनाव का जिस तरीके से चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, अब बिगुल फूंक दिया गया है। प्रत्याशियों के नाम अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो अभी 2 कदम जरूर वो पीछे है, चूंकि 11 में से 6 ही सीटों के नामों का ऐलान उन्होंने किया है। लेकिन अगर आप जिस प्रकार से रायपुर की सीट पर चर्चा कर रहे हैं, रायपुर की सीट में बृजमोहन अग्रवाल एक बड़ा नाम है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के लिहाज से वो भीष्म पितामह कहे जाते हैं, 8 बार के विजेता हैं और ये लगातार विजेता हैं। देखिए वो इतना बड़ा कद है उनका कि आने वाले समय में उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भी देखे जा सकते हैं। लगातार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अगर जोड़ा जाए तो ये काफी, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से काफी पुराने नेताओं में इनका नाम शुमार है। तो जाहिर सी बात है कि कद तो इनका बड़ा है और जिस लिहाज से आप ये सवाल कर रहे हैं कि पलड़ा किसका भारी रहेगा, तो मैं जरूर कहूंगा कि बृजमोहन अग्रवाल का पलड़ा भारी रहेगा। दीपक, राजेंद्र साहू, दुर्ग से राजेंद्र साहू को टिकट दिया गया, इनका बैकग्राउंड क्या है, कितने प्रभावशाली हैं, क्या टक्कर दे भी पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? देखिए, एकदम नया नाम है। ताम्रध्वज साहू के दूर के करीबी हैं, दूर के रिश्ते में लगते हैं, एकदम नया नाम है। और दूसरी चीज, आप तो स्वयं मिले हैं विजय बघेल से, उनके नेचर से आप वाकिफ हैं और उनकी राजनीति से भी आप वाकिफ हैं। और जब चर्चा हो रही थी टिकटों की, जब नाम चल रहा था, तब आप ही ने कह दिया था वो टिकट तो कंफर्म माना जा रहा है। उसके बाद उनको टिकट मिल गया। उनके सामने यदि देखा जाए तो ये चेहरा, ये नाम काफी नहीं है। ये चेहरा वो चेहरा है जो धुंधला है अभी भी नाम जाहिर होने के बाद, क्योंकि इस चेहरे पर पूरा का पूरा वॉक ओवर विजय बघेल को मिलता है। तो इस चेहरे में, इस नाम में वो दमखम नहीं है। बाकी नेताओं की यदि बात करी जाए, भूपेश बघेल का अपना जनाधार है, वो छत्तीसगढ़ियावाद की छवि आज भी मौजूद है। शिव कुमार डहरिया जिस तरीके से लगातार सतनामी समाज हो और जिस समाज का आपने जिक्र किया, एससी समाज, उसकी वो राजनीति करते हैं। हमने विधानसभा में करीब से देखा, यदि कोई बात होती है तो लगातार यही कहते हैं कि एससी समाज से हो, इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। साहू समाज की जहां तक बात की जाए, ताम्रध्वज साहू का जहां तक जिक्र हो रहा है, तो ताम्रध्वज साहू वो व्यक्ति है, वो जिस कैनवास पे उनको साहू समाज की राजनीति करनी चाहिए थी, वो समाज पे नहीं की पाए। आपको ज्ञात होगा क्वांटिफाइबल डाटा की जो रिपोर्ट आई थी, जिसको बहुत समय तक छुपा कर रखा गया या पब्लिकली नहीं किया गया, उस क्वांटिफाइबल डाटा की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा यदि कोई आबादी है छत्तीसगढ़ के भीतर तो वो है साहू समाज की। 32.5 लाख के आसपास वोटर हैं और जिस महासमुंद से उनको टिकट मिला है वहां पर बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन वो कितना कमाल कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। एक और नाम है, आप अभी कुछ देर पहले नाम जिक्र कर रहे थे विकास उपाध्याय का। देखिए, विकास उपाध्याय जिस तरह की राजनीति करते हैं, वो जिस तरीके से लोगों से मिलते हैं, उनके बारे में एक चीज कही जाती है, हालांकि वो चुनाव हार गए, जिसका मलाल उनको आज तक है, वो समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। जब अंदर खाने बात होती है या ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है तो इस चीज का जिक्र करते हैं। आपको नायक फिल्म याद होगी, विकास उपाध्याय कुछ उस तरह की राजनीति करते हैं। लेकिन इसके इतर यदि आप बृजमोहन अग्रवाल को देखेंगे, आप तो वाकिफ हैं उनसे, बृजमोहन अग्रवाल उस राजनीति में कहीं ज्यादा ऊपर हैं, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। और जिस तरीके से उनको टिकट मिला है या उनको मौका मिला है, तो ये कोई नहीं चाहेगा कि बृजमोहन अग्रवाल यहाँ रह जाए। उस सीट पर बृजमोहन अग्रवाल के लिए जिस तरह की चर्चाएं हैं, जब लोकसभा का जो टिकट जारी हुआ, तो उन तरह की चर्चाओं में एक बात साफ हो गई है कि बृजमोहन अग्रवाल बेशक है तो बीजेपी के, लेकिन कांग्रेस भी उनको जिताने के लिए पूरा प्रयास करेगी। इन 6 सीटों में एकमात्र ऐसी सीट है जो कांग्रेस की झोली में है, और इन 6 सीटों में एकमात्र वो व्यक्ति है जो मौजूदा दौर में विधायक है। आज से 70 दिन पहले तक मुख्यमंत्री था प्रदेश का। बिल्कुल सही कहा दीपक आपने, एक नाम जगजीत है जो बार बार निकल कर आता है, आपसे भी पूछेंगे और दीपक से भी पूछेंगे। लंबे समय तक राज्यसभा की संसद सदस्य रही सरोज पांडे, उनका भी देखिए, दुर्ग एक ऐसा जिला है वो बड़ा संकेत दे रहा है। दुर्ग के ताम्रध्वज साहू रवाना कर दिए गए महासमुंद, दुर्ग के भूपेश बघेल रवाना कर दिए गए राजनांदगांव, दुर्ग की ही सरोज पांडे जो कई बार मतलब राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं, वो रवाना कर दी गई कोरबा में। हमने सबकी बात कर ली, हमने सरोज पांडे की बात नहीं की। सरोज पांडे और ज्योत्सना महंत, चरणदास महंत का अपना एक प्रभाव कोरबा में रहा है, लंबे समय तक वो विधायक रहे, उनकी पत्नी वो उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में कहें उनको सांसद बनवा लिया। छत्तीसगढ़ में 11 में से 2 ही सांसद निकल कर आए, एक बक्सर से दीपक बैज और कोरबा से ज्योत्सना महंत। इस बार की टक्कर क्या कहती है कोरबा की, जगजीत?
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा की सीटों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा चर्चित और सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल जो सीट है वो कोरबा लोकसभा सीट होने वाला है। चूंकि कोरबा लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, डॉक्टर चरणदास महंत लगातार वहां से चुनाव जीतते रहे हैं। उसके बाद लगातार 2 बार चुनाव जीतने के बाद अभी जो पिछला जो है अभी वर्तमान में जो सांसद है वो डॉक्टर की धर्मपत्नी ज्योत्सना महंत हैं। तो लगातार कांग्रेस का गढ़ रहा है और कांग्रेस के गढ़ में अब सेंधमारी के लिए जिस तरीके से सरोज पांडे को मौका मिला है, ये काफी हाई प्रोफाइल सीट, काफी चर्चित वाला मौका सीट तो रहा मिल गया है, चूंकि मौका तो मिल गया, ये भारतीय बात तो जनता सही है। लेकिन जिस जगह कभी काम नहीं किया, जिस जगह प्रचार नहीं किया, जिस जगह एनर्जी खर्च नहीं की, जिस जगह कार्यकर्ता नहीं बनाए दीपक, उस जगह क्या उपस्थिति दर्ज हो पाएगी? मनोज जी, इस चीज का संकेत जिस तरह की चर्चाएं थी और जिस तरह की रफ्ते निकल के आई हैं, सरोज पांडे को जगजीत, पहले ये सवाल से ही दीपक से, जगजीत ये सवाल दीपक से के चेहरे पे हो रहा है। हाँ दीपक। मनोज जी देखिए, इस तरह की चर्चाएं और इस तरह का अंदेशा या किसी तरह का ग्रीन सिग्नल सरोज पांडे को पहले ही मिल गया था। जब राज्यसभा का नामांकन शुरू हुआ था और उनकी सदस्यता जा रही थी या खत्म हो रही थी, उनके लोकसभा का जो मद है 12.5 करोड़ रुपए वो बचा हुआ था। उन्होंने उस 12.5 करोड़ रुपए को उस नामांकन से पहले, नामांकन नहीं हुआ था रायगढ़ की सीट का, उस नामांकन से पहले उस पैसे को उन्होंने लोकसभा के संसदीय क्षेत्र में आने वाले मरवाही में, कटघोरा में और कोरबा में 12.5 करोड़ रुपए के आसपास खर्च किया। एक दूसरा ये है कि बीते 6 महीने से उनके कार्यकर्ता, उनके झंडा उठाने वाले, उनके दरी उठाने वाले, उनके नारा लगाने वाले, ये लोग कोरबा में घूम घूम के ब्रांडिंग कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं पहले संकेत दे दिया गया था सरोज पांडे को कि अब आप राज्यसभा नहीं जाएंगी, अब आप चुनाव लड़ेंगी, और जब आप चुनाव लड़ेंगी तब ये पता लगेगा कि आप में कितना कैलिबर है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह की उनकी छवि है या जिस तरह का उनका जो कनेक्शन है पब्लिक के बीच, वो उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। हमने तो बहुत करीब से देखा है और आपने तो दिल्ली की राजनीति को जितने करीब से देखा है, उस बीच यदि समझा जाए तो सरोज पांडे उस तरीके से मिलनसार नहीं है जिस तरीके से ज्योत्सना महंत है। हालांकि मीडिया में ज्योत्सना महंत उतना नहीं आती हैं, लेकिन पब्लिक अपीलिंग में या पब्लिक से मिलने में उनकी अप्रोच ज्यादा है। लेकिन जिस तरीके से जिस तरह की मोदी की गारंटी काम कर गई, क्योंकि इसको इस तरीके से कनेक्ट भी करना चाहिए, जो कोरबा विधानसभा क्षेत्र है, जयसिंह अग्रवाल आपको याद होंगे, जयसिंह अग्रवाल अपनी जीत के लिए इतने आश्वस्त थे तो उन्होंने कहा कि मैं पिछली बार 15,000 से जीता था, इस बार मैं 30,000 के मार्जिन से जीतूंगा। लेकिन कटघोरा से हार गए थे 2018 में लखनलाल देवांगन, उससे पहले वो संसदीय सचिव रहे। इस बार उनको लोकसभा का टिकट दे दिया, माफ कीजिएगा, इस बार उनको लोकसभा जो कोरबा की विधानसभा उसका टिकट दे दिया गया और वो चुनाव जीत के आ गए। जबकि उनके लिए जयसिंह अग्रवाल लगातार ये कहते थे इनके बस की कुछ नहीं है, इनसे कुछ नहीं होगा। वो पब्लिक के बीच जाके सिर्फ इतना ही कहते थे, ये सेठ है, आप संभल के रहिए, मैं तो हाथ जोड़ रहा हूं, आपकी सेवा करूंगा, मुझे वोट दीजिए। अच्छे मार्जिन से वो जीत के आए उसी कोरबा विधानसभा से। तो ये समझना होगा कि सरोज पांडे की अगर पर्सनल अपीलिंग की बात की जाए तो वो उतनी नहीं है। अगर दोनों को एक तराजू में तोलेंगे तो कहीं ना कहीं उनसे 20 आपको ज्योत्सना महंत मिल जाएगी। ज्योत्सना महंत दिखाई देंगे। एक अंतिम सवाल पूछ लेते हैं जगजीत से। जगजीत, आप तो जांजगीर के खुद रहने वाले हैं, आपका घर भी वहां पर है, जांजगीर क्या कहेगा? जी बिल्कुल, देखिए, लेकिन मैं आपकी एक और बात मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो 11 लोकसभा सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी एक तरफ है और मोदी का चेहरा दूसरी तरफ है। मोदी के चेहरे पे ये जो पूरा चुनाव हो रहा है, इससे ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे काम नहीं आएंगे, मोदी की गारंटी काम आएगी, मोदी के चेहरा काम आएगा। मोदी ने जिस प्रकार से तमाम योजनाओं को लागू किया है और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से मोदी की गारंटी
धरातल पे उतर रही है। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में 54 सीटों का भारी बहुमत पेश किया गया है, उस बात पे जो यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है। जो कांग्रेस ने आज 6 उम्मीदवारों को जरूर चुनावी मैदान में लाया है, लेकिन 5 आने वाले समय में जरूर आएंगे। 1-2 दिन में दूसरी जो सूची आएगी उसमें भी बाकी नाम आएंगे। लेकिन कांग्रेस की जो लिस्ट है, कांग्रेस के जो चेहरे हैं, वो चेहरे और मोदी के चेहरे पे यहाँ लड़ाई होने जा रही है। और कोरबा लोकसभा सीट की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं कोरबा की बात नहीं कर रहा, जांजगीर बता दो आप संक्षेप में, है। जांजगीर संक्षेप में बता दो जगजीत। जी बिल्कुल, देखिए जांजगीर की आप बात कर रहे हैं। जांजगीर में भी जिस प्रकार से जो लोकसभा छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हो रहे हैं, 11 सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं, वहां मोदी फैक्टर काम आएगा, मोदी का चेहरा काम आएगा, मोदी की गारंटी काम आएगी। कांग्रेस के चेहरे मनोज जी, जिस जांजगीर का आप जिक्र कर रहे हैं, इस जांजगीर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहले की यदि आप विधानसभा में जाएंगे तो 2 सीटें बसपा के पास थी। ये बसपा के पास जब थी, जब जोगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। उस जोगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बाद जेसीसी-जे और बीएसपी का गठबंधन होता है, जिसमें 3 सीटें जेसीसी को मिलती है और 2 सीटें बीएसपी को मिलती है। आपने एकदम सही कहा, काशीराम ने सबसे पहला चुनाव यहीं से लड़ा था। तो जिस दलित की बात हो रही है, और उस दलित की बात होते होते स्थिति ये आ गई कि इस चुनाव में एक भी सीट बीएसपी को नहीं मिली। तो जिस तरीके से दलित कार्ड लगातार शिव कुमार डहरिया खेलते हैं, और जिस तरह की वो अपने लिए ब्रांडिंग करते हैं कि मैं दलित हूं और दलितों का बड़ा नेता हूं, आपको ज्ञात होगा वो बैठक जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि भाई साहब, अगर मौका मिलेगा, दलित कार्ड की चर्चा होगी, तो मैं भी एक बड़ा चेहरा हो सकता हूं। तो उस लिहाज से यदि समझा जाए तो वो अपनी ब्रांडिंग उस दलित चेहरे के रूप में जांजगीर लोकसभा से जरूर करेंगे। और जो दूसरा नाम है, वो विधायक रह चुकी है पूर्व में, उसके इतर यदि समझा जाए तो शिव कुमार डहरिया उस महिला को जरूर टक्कर देंगे उस सीट के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके का दलित कार्ड शिव कुमार डहरिया खेलते हैं जांजगीर की लोकसभा में, उनको इसका जरूर लाभ मिलेगा। क्योंकि रूप कुमार चौधरी जो वहां से जिनको टिकट मिला है, वहां पर ये और वो उनके बिहार अगर उस तरीके से समझा जाए तो शिव कुमार डहरिया को बराबर टक्कर मिलेगी। शिव कुमार डहरिया ऐसे चुनाव को लूज करने वाले, ऐसे चुनाव को लूज करने वाले नहीं है। और लेकिन छत्तीसगढ़ में इंतजार इस बात का करना होगा कि कितनी सीटें मिलती हैं। पिछली बार भी मोदी का चेहरा था, पिछली बार भी 11 में से 2 सीटें कांग्रेस लेकर आई थी, 9 बीजेपी जीती थी। इस बार भी देखना पड़ेगा कि क्या वाकई 11 की 11 सीटें बीजेपी जीत कर आती है या कांग्रेस कुछ सीटों में सेंध लगाती है। और अगर कुछ सीटों में सेंध कांग्रेस लगाती है तो निश्चित तौर पर ओबीसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, आदिवासी मुख्यमंत्री दे दिया है, तो क्या आने वाले समय में उस पर भी विचार विमर्श होगा। और अगर सभी 11 सीटें जीतती है तो फिलहाल बीजेपी का जो सेटअप दिखाई दे रहा है वो वैसा ही नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, आपका भी शुक्रिया जगजीत, आपका भी। विस्तार से आपने चर्चा की। कांग्रेस ने अभी अपने कुछ नामों की घोषणा की है, 6 लोकसभा सीटों की घोषणा की है, बाकी की सीटों की घोषणा भी 13 तारीख की केंद्रीय चुनाव समिति के बाद घोषणा हो सकती है। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ।